हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सी यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड के जो साइंस की क्लासेस चल रही हैं उसमें तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे साबुन के बारे में। साबुन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाया जाता है। प्लास्टिक के बारे में देखेंगे, प्लास्टिक क्या होता है, और खाने वाला जो सोडा होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साबुन यानी कि सोप के बारे में। साबुन हम सब जानते हैं साबुन के बारे में, मगर ये बनता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, तो चलिए देखते हैं। साबुन एक मानव निर्मित वस्तु है, सब जानते हैं। इसका उपयोग दैनिक जीवन में नहाने तथा वस्त्रों को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। कुछ रासायनिक साबुन बीमारियों को ठीक करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। विशेषता है चर्म रोग के लिए अनेक प्रकार के साबुन बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साबुन के प्रकार के पहला है कठोर साबुन। ठीक है, क्या होता है कठोर साबुन? तो यह कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग कुछ अधिक मात्रा में किया जाता है। कास्टिक सोडा को आप जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं पारदर्शक साबुन। यह साबुन साधारण साबुन को अल्कोहल में घोलकर, पहले जो साधारण साबुन होता है उसे अल्कोहल में घोला जाता है और फिर अल्कोहल को वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाता है और इसका प्रयोग सर्दी के मौसम में नहाने के लिए किया जाता है। ये पारदर्शक साबुन, इसमें ग्लिसरीन होता है ना, तो ये इसके आर पार दिखता है ज़्यादा। ठीक है, इसमें ज़्यादा ग्लिसरीन होता है, इसे आर पार दिखता है। अब अगला है मृदु साबुन। यह नहाने में प्रयोग होता है। यह कास्टिक पोटास यानी कि KOH के उपयोग से बनाया जाता है। इसमें विभिन्न सुगंध मिला दी जाती है जिससे यह और भी सुगंधित बन जाता है। अलग अलग सुगंध मिला के इसे अलग अलग तरह का बनाया जाता है, जैसे कि रोज़ वाला और एलोवेरा, सब अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे साबुन बनता है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे साबुन बनाया जाता है। चौथा है हमारा कार्बोलिक साबुन। ठीक है, इस साबुन में थोड़ा फिनॉल मिला होता है। यह साबुन नर्म होता है फिनॉल मिलाने के कारण। चलिए साबुन निर्माण की विधि देखते हैं, कैसे बनता है साबुन। तो साबुन वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तैयार होता है। कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ क्रिया के कारण तेल जो होता है वो ग्लिसरीन और अम्ल में बढ़ जाता है। यानी कि जब NaOH से हम तेल की क्रिया करवाते हैं यानी कि ऑयल, तो ये किस किस में बढ़ जाता है? ग्लिसरीन में बढ़ जाता है और अम्ल में बढ़ जाता है। इस क्रिया में बहुत कम कास्टिक सोडा प्रयोग होता है। ठीक है, और जो बचा हुआ कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो तेल के से प्राप्त जो अम्ल, यहाँ पे जो अम्ल प्राप्त हुआ था उससे क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है और इससे ही साबुन कहा जाता है। जो सोडियम लवण बनता है ना, इसे ही साबुन कहा जाता है। तो कैसे हमने साबुन बनाया? हमने तेल का प्रयोग किया, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जिससे कि जो तेल था वो ग्लिसरीन और अम्ल में बढ़ गया, और हमने इस अम्ल को कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया कराया तो हमारा सोडियम लवण यानी कि साबुन बन गया। चलिए प्रयोगशाला में देखते हैं कि साबुन किस तरह बनाया जाता है। पहले एक कांच का बीकर लेंगे, उसमें 20 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH डालने हैं और 100 घन सेंटीमीटर पानी का घोल तैयार कर लेना है। यानी कि हमने पानी का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार कर लिया। अब दूसरे बीकर में हमें क्या लेना है? तेल लेना है और उसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। अब जो बर्नर है उसे हम हटा लेंगे, जो जिसे गर्म कर रहे थे बर्नर जो है उसे हटा लेंगे। अब गर्म तेल में घोल को मिलाएंगे। जो घोल हमने तैयार किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी का, उस घोल में गर्म तेल को मिला देंगे या गर्म तेल में उस घोल को मिला देंगे। साथ साथ दोनों को लकड़ी की छड़ से हिलाते भी रहेंगे। जब बीकर में जेली नुमा ठोस दिखाई देने लगे तो इसमें नमक का संतृप्त घोल डालेंगे। अब देखिए, जब इसमें हम नमक का घोल डाल देते हैं तो इसे भली भांति हमें इसे हिलाना पड़ता है। जो विलेन हमने तैयार किया है इसको हिलाते हैं, और जब इसे हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि सफ़ेद साबुन की सतह ऊपर ऊपर तैरने लगेगी। जो हमने घोल हिलाए, जिस घोल को हम हिला रहेंगे उस घोल में ऊपर ऊपर सफ़ेद सतह एक तैरने लगेगी, सफ़ेद पदार्थ की सतह। और जो ये ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ होता है यही साबुन होता है। इसे हम अलग कर लेंगे, छान लेंगे, और जिस भी सांचे में हम साबुन बनाना चाहते हैं उस सांचे में हम उसे डाल के ढाल लेंगे। तो इस प्रकार से साबुन बनाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक होता है जो, उसके बारे में देखते हैं। वर्तमान समय में
व्यक्ति प्लास्टिक से बनी हुई कई प्रकार की वस्तुएं अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है, जैसे कुर्सी, टेबल, डलिया, स्टूल, पॉली बैग, सर्वाधिक उपयोग आदि। इन सब चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक से बनी पॉलीथीन थैलियों का आज सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। प्रत्येक खाद्य सामग्री या अन्य सामग्री अथवा किसी भी वस्तु के भंडारण, संरक्षण आदि में पॉलीथीन का सर्वाधिक उपयोग है। पॉलीथीन के निर्माण की प्रक्रिया अगर है, देखिए पॉलीथीन का आजकल इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, परंतु पॉलीथीन सालों साल प्रकृति में सड़ता नहीं है और ये जीवों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें, जहाँ तक हो सके पॉलीथीन के उपयोग से बचें। चलिए आगे देखते हैं प्लास्टिक का रासायनिक संगठन। प्लास्टिक पदार्थ कार्बन यौगिक होते हैं। कार्बन यौगिक मतलब इसमें कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन के परमाणुओं का एक विशेष गुण श्रृंखलन होता है। अब जानते हैं जो कार्बन के परमाणु होते हैं उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, मतलब ये एक श्रृंखला टाइप की बना सकते हैं, ठीक है। और इसी गुण के कारण कभी कभी सरल सूत्रों वाले यौगिक ताप, दाब तथा उत्प्रेरक के प्रभाव से सुसंगठित होकर एक दीर्घ अणु का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि एक निश्चित ताप होना चाहिए, एक निश्चित दाब होना चाहिए और उत्प्रेरकों के प्रभाव से जो सरल सूत्रों वाले यौगिक होते हैं वो एक बड़ी यौगिक का निर्माण कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं तथा ऐसे अणुओं को हम बहुलक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एथीन गैस का बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। जो एथीन गैस होती है, देखिए ये C2H2 जो दी हुई है ये एथीन गैस है, ठीक है। जब C2H2 को हम n मात्रा में लेंगे, यानी कि मात्रा निश्चित नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा C3H2 n मात्रा में, यानी कि जितनी मात्रा में हम लेंगे ये n कुछ भी हो सकता है, उतनी मात्रा में यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम एथीन से ही बनाएं, हम इसमें एथीन गैस का ही प्रयोग करें, ठीक है। हम एथिलीन से भी बना सकते हैं, एथिलीन से भी हम पॉलीथीन बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्लास्टिक के उपयोग के बारे में। जीवन में प्लास्टिक के निम्नलिखित उपयोग हैं। वैसे भी आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक में प्रदत्त पॉलीथीन का वस्तुओं के आवागमन तथा भंडारण में प्रतिदिन प्रयोग हो रहा है, जो कि एथीन गैस के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है। आप जानते हैं कि हम जब चीज़ों का भंडारण करते हैं या एक दूसरे स्थान पे दूसरे स्थान भेजते हैं तो पॉलीथीन से पहले उसे रैप करते हैं। दूसरा है, यह पारदर्शी होने के कारण शीशे की भांति प्रयोग में लाया जाता है। आजकल कई तरह के विंडोज़ में जो शीशे का इस्तेमाल हो रहा है उसमें पॉलीथीन से भी उसको बनाया जा रहा है। इससे बिजली तथा टेलीफोन के उपकरण भी बनाए जाते हैं, परंतु इसका रंग काला होने से इसका उपयोग सीमित ही है। अगला देखते हैं। इसे विभिन्न रूपों में ढालना आसान है, क्योंकि जब इसे पिघला देते हैं तो ये किसी भी रूप में किसी भी सांचे में ढल जाता है। थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेलेकाइट है। थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? बेलेकाइट है। इसे फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं खाने का सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसे एक नाम से और बुलाया जाता है। आप कमेंट में बताइएगा कि खाने के सोडा को एक और कौन सा नाम है ऐसा जिससे बुलाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो कहा ही जाता है, एक और नाम है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र यानी कि कॉन्सनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे होता है। जब हम 2 मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को CO2 गैस से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 और प्लस H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे जो ये 2 दे रखा है ये नहीं होगा, ये होगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम जल से यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, ठीक है। इस तरह से हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा के सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, सोडियम कार्बोनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा के सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि जल में अल्प मात्रा में विलय होता है, यानी कि पूरी तरह से नहीं घुलता है, यह कम मात्रा में जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है। गर्म करने पर विच्छेदित होता है,
तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गर्म करने पे यह टूट जाता है, ठीक है, फिर से जो जिस चीज़ से बनाया था उस चीज़ में फिर से टूट जाता है। देखिए, जब हम 2 मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या होता है, Na2CO3 H2O और CO2 में टूट जाता है। सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उदाहरण देख लेते हैं। हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl से क्रिया कराया, अम्ल से क्रिया कराया, क्या बना, NaCl H2O और CO2, यानी कि नमक बना, सोडियम क्लोराइड, और जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब हमने फिर से वही लिया, 2 मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया। जब क्रिया कराई तो क्या बनेगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, 2 मात्रा में H2O जल और 2 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से ये जो HCl है ये भी अम्ल है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अम्ल है। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जल बनता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और लवण बनता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है। व्यवहारिक जीवन में हम किस तरह प्रयोग करते हैं, अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध इसे फटता नहीं है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। अभिकर्मक रिएजेंट, जानते ही होंगे आप अभिकर्मक क्या होता है, हाई स्कूल इंटर में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभिकर्मक क्या होता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। साबुन देखा हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा और खाने वाले सोडा के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।